नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने ईयू चीफ समेत कई यूरोपीय नेताओं से की बात, पोलैंड का जताया आभार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूक्रेन से अब तक 12,000 भारतीयों को निकाला गया, 3 दिनों में भेजी जाएगी 26 उड़ानें। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि निकासी अभियान तेज, रोमानिया और हंगरी के लिए रवाना हुए भारतीय वायुसेना के 2 विमान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, जहां पर दहाड़े प्रधानमंत्री मोदी। सोनभद्र में पीएम मोदी बोले कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को हर हाल में कराएंगे वापस। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मऊ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर बोलता नहीं, बोलती बंद करता है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने ईयू चीफ समेत कई यूरोपीय नेताओं से की बात, पोलैंड का जता दिया आभार। जी हां दोस्तों, यूक्रेन संकट को लेकर पीएम मोदी ने कई यूरोपीय नेताओं से बात की है, ये जानकारी पीएमओ ने दी है। साथ ही उन्होंने युद्ध प्रभावित देश में बिगड़ती स्थिति और मानवीय संकट पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। साथ ही युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत की अपील को दोहराया है। रूसी सेना की ओर से यूक्रेन पर हमले तेज किए जाने के बाद मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, पोलैंड के राष्ट्रपति अंजेज डूडा और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से बातचीत की। और वहीं पर पीएमओ के मुताबिक मैक्रो से चर्चा के दौरान मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी देशों की क्षेत्रीय एकता व अखंडता के प्रति सम्मान समकालीन विश्व व्यवस्था को मजबूती देता है। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का स्वागत किया तथा मुक्त और निर्बाध मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने पर जोर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन से अब तक 12,000 भारतीयों को निकाला गया, 3 दिनों में भेजी जाएगी 26 उड़ानें। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में अभी भी करीब 4,000 भारतीयों के फंसे होने का अनुमान है। हालांकि काफी संख्या में लोग यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से की ओर निकलने में कामयाब रहे हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को देर रात संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय मौजूद थे। इनमें से 12,000 अब तक निकल चुके हैं। बाकी 8,000 में से 50% पश्चिमी हिस्से की तरफ आ चुके हैं। शेष 50% अभी भी खार्किव, सूमी तथा दक्षिण हिस्से में हैं, जो संघर्ष वाले क्षेत्र हैं। कीव से करीब सभी भारतीय निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों के दौरान 7,700 लोगों ने पश्चिमी सीमा क्षेत्र का रुख किया है। इनमें से 2,000 लोगों को भारत लाया जा चुका है तथा बाकी लोग सीमाओं पर मौजूद हैं। उनकी वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। निकासी अभियान तेज, रोमानिया और हंगरी के लिए रवाना हुए भारतीय वायुसेना के 2 विमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार 7वें दिन भी जारी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए निकासी अभियान को तेज कर दिया है। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत भारतीय छात्रों और नागरिकों को निकालने के लिए वायुसेना की मदद ली है। ताज़ा जानकारी के अनुसार वायुसेना का एक विमान C-17 बुधवार सुबह 4 बजे हिंडन एयरबेस से रवाना हो गया है और इसके अलावा वायुसेना का एक और विमान टेंट, कंबल और अन्य मानवीय सहायता सामग्री लेकर हिंडन एयरबेस से रवाना होने के लिए तैयार है। अपनी पहली उड़ान में 400 से ज़्यादा भारतीय छात्रों और नागरिकों को ये विमान एयरलिफ्ट करके बुधवार शाम तक भारत ला सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनभद्र में पीएम मोदी का बयान, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र की हर हाल में कराएंगे वापसी। यूपी में आखिरी चरण के चुनाव के लिए सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनभद्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है और पीएम मोदी जिले की 4 सीटों से भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश को बिजली देने वाली धरती को प्रणाम। उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे कई हजार भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मैं यहां से पूरे देश से कहना चाहता हूं
कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की हर हाल में सकुशल वापसी कराएंगे। 4 मंत्रियों को लगाया है, वायुसेना जुटी हुई है। और इसके पहले पीएम मोदी ने कहा कि पूरे यूपी में एनडीए के लिए उत्साह और उमंग दिख रहा है। मैंने कई चुनाव देखे हैं, पहली बार देख रहा हूं कि चुनाव प्रत्याशी नहीं बल्कि जनता खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री का मंच पर स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि ये चुनाव देश की दशा तय करेगा। जनता भाजपा को सत्ता में लाने की जनता से अपील की और काला छाता, काला कपड़ा, काला गमछा, काली टोपी, माचिस, ज्वलनशील पदार्थ, पानी का बोतल तथा झोला बैग आदि लेकर पहुंचे लोगों को कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश नहीं मिला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मऊ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा बुलडोजर बोलता नहीं, बोलती बंद कर देता है। यहाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को विधानसभा मधुबन के पाती मैदान में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। वहीं मधुबन के पाती मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा में लोगों की भीड़ सुबह से ही जुटने लगी थी। पूरा मैदान भगवा झंडा से पटा नजर आया। वहीं मुख्यमंत्री के आने के साथ ही समर्थकों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी है। मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र और राज्य सरकार के जनहित योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही विपक्षी दलों पर भी जोरदार हमला बोला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केशव प्रसाद मौर्य का दावा, अखिलेश यादव नहीं बचा पाएंगे करहल सीट, 10 मार्च के बाद सामने आएगी पूरी फिल्म। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। मौर्य ने संवाददाताओं से कहा कि यूपी की जनता ने अतीत में सपा सरकार को देखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से बीजेपी पूरी ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी करहल सीट नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोगों को मुफ्त राशन दिया है। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में होती तो अपने मुफ्त राशन का इस्तेमाल उनके आदमी करते और लोगों को केवल भाषण मिलता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी सरकार त्योहारों पर किसानों को मुफ्त बिजली और मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराएगी और इसके अलावा सरकार द्वारा गरीबों को घर दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 5 साल सिर्फ ट्रेलर रहे हैं, पूरी फिल्म 10 मार्च के बाद सामने आएगी। बता दें कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के रूस पर लगाए बैन पर इंडियन एयरफोर्स एयर मार्शल ने दिया जवाब, कहा भारत पर नहीं पड़ेगा कोई असर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल संदीप सिंह ने अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए प्रतिबंधों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा रूस पर प्रतिबंध का कोई खास असर भारत पर नहीं पड़ेगा और उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना एक दिन में 4 विमान भेज सकती है। एक राउंड में 200 लोगों को वापस लाया जाएगा। मुझे यकीन है कि हम अपने सभी लोगों को सुरक्षित वापस ला पाएंगे। एयर मार्शल संदीप सिंह ने आगे कहा कि भारतीयों को निकालने के लिए सुबह से ही वायुसेना के 3 विमान भेजे जा चुके हैं। निकासी अभियान 24 घंटे चलेगा। राहत सामग्री भी भेजी जा रही है। विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन जारी है और एयर मार्शल संदीप सिंह ने कहा कि वायु शक्ति हमारे नौजवानों के लिए प्रैक्टिस का जरिया है, जहां वेपन ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारे ऑपरेशन नेटवर्क बेस होते हैं जो कि एक जगह बैठकर किए जा सकते हैं। 150 से करीब एयरक्राफ्ट इस एयर शो में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। मौसम ले रहा है करवट, उत्तर भारत के इन हिस्सों में है बारिश की संभावना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर बदल सकता है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते बुधवार यानी 2 मार्च को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास सक्रिय है। बुधवार को भी एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना है और इसके असर से हवाओं का रुख बदलने से बादल छा सकते हैं और बूंदाबांदी भी हो सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में जंग के बीच ताइवान पर चढ़ा पारा, चीन ने अमेरिका को दी बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद से ताइवान को लेकर भी लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। चीन ने एक बार फिर ताइवान को लेकर अमेरिका को लताड़ा है। जो बाइडेन सरकार की रक्षा टीम के ताइवान पहुंचने के बाद
चीन ने अमेरिका को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने कहा है कि अमेरिका ताइवान की आज़ादी के लिए समर्थन दिखाने के लिए अपनी कोशिशों के लिए भारी कीमत चुकाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी का दावा, उचित समय पर होगा पीओके भारत का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने शनिवार को अहमदाबाद में कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर उचित समय पर भारत का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि देश इस आशय के अपने संसदीय प्रस्ताव से बाध्य है। ढिल्लों, जिन्होंने 2019 के पुलवामा हमले के समय सेना के XV कोर की कमान संभाली थी, यहाँ कर्णावती विश्वविद्यालय में आयोजित अहमदाबाद डिजाइन वीक कार्यक्रम में बोलने के लिए आए थे और उन्होंने एक महत्वपूर्ण समय में कमान संभाली थी जब केंद्र ने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने की अपनी योजना को अंजाम दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया था। इस देश में बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि अनुच्छेद 370 कभी नहीं हटेगा। समय आने पर अनुच्छेद 370 चला गया, समय आने पर पीओके आएगा। यह हमारे संसद में एक प्रस्ताव है और एक अच्छा लोकतंत्र होने के नाते हम बाध्य हैं और हमारे संसदीय प्रस्ताव द्वारा पीओके उचित समय पर आएगा। दरअसल दोस्तों, एक दर्शक ने यह सवाल पूछा कि क्या पीओके कभी भारत का हिस्सा होगा, उस पर इन्होंने ये जवाब दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन क्राइसिस, रूस के खिलाफ हो सकता है एक और बड़ी कार्रवाई, सुरक्षा परिषद से निकालने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के चलते पश्चिमी देशों की ओर से लगातार प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस को जल्द ही एक और बड़ा झटका लग सकता है। ब्रिटेन ने कहा है कि रूस को लेकर हमारे सामने विकल्पों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उसे बाहर करना भी है। इससे पहले ब्रिटेन यह ऐलान भी कर चुका है कि वो रूस से संबंधित किसी भी जहाज को अपने बंदरगाहों पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। वहीं एक दिन पहले यानी सोमवार को ब्रिटेन ने कहा था कि रूसी ध्वज वाले किसी भी जहाज को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रूस ने कहा है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से रूस का यूक्रेन को लेकर रुख बदलने वाला नहीं है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के इस हमले को निर्विवाद रूप से आतंकवाद करार दिया और उसकी सैन्य कार्यवाही को एक युद्ध अपराध बताया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन संकट को लेकर पीएम मोदी ने की चौथी उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा स्थिति और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट को लेकर चौथी अहम बैठक वो कर रहे हैं। और बता दें कि बीते 24 घंटे में 3 बार पीएम मोदी उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि यूपी के चुनाव से आ रही है। 5 चरणों में 225 प्लस सीटें, अंतिम नतीजे 300 के पार। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि यूपी में बीजेपी को मिल रही हैं कितनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होना है। 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और आखिरी के 2 चरण में 3 और 7 मार्च को वोट पड़ेंगे और नतीजे अन्य चुनावी राज्यों के साथ 10 मार्च को आएंगे। 5 चरणों का मतदान पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी दोबारा 300 से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब होने जा रही है। उनका कहना है कि 5 चरणों में जिन 238 सीटों पर वोट पड़े हैं उनमें से 225 प्लस सीटें बीजेपी जीत रही है। वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जीत चुकी है, फिर भी हमारे लिए हर दिन एक नई परीक्षा के साथ होता है और हम पुराने रिकॉर्ड्स बेहतर करना चाहते हैं। 5 चरणों के अब तक के चुनावों में 238 में से 225 प्लस सीटें भाजपा जीत रही है और फिर भी हमारे लिए एक सीट जरूरी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बलिया में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की जनता तोड़ेगी सरकार बदलने की प्रथा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गुरुवार को 6ठे चरण का मतदान होगा, जिसके लिए पार्टियां तैयार कर ली गई हैं और 6ठे चरण का मतदान मंगलवार की शाम से बंद हो जाएगा और उससे पहले भी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती हैं। और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को बलिया की रसड़ा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले 5 चरणों से पता चलता है कि राज्य के मतदाता नया इतिहास लिखते हुए भाजपा को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और इस बार पिछले 30-40 साल से चली आ रही सरकार बदलने की प्रथा को वो तोड़ेंगे। राजनाथ सिंह कहते हैं कि यूपी विधानसभा के 5 चरणों के हुए चुनाव रुझान से स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। यूपी में पिछले 30-40 साल से किसी पार्टी की लगातार 2
2 बार सरकार नहीं बन रही है, मगर इस बार भाजपा की लगातार दूसरी बार सरकार बनने जा रही है। उन्होंने मतदाताओं से किसी लालच या बहकावे में न आने का आह्वान करते हुए कहा कि मतदान करते समय सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश सबसे बड़ा है और भाजपा देश का मस्तक ऊंचा करने वाली पार्टी है और लगातार ये कार्य पार्टी करेगी। भ्रष्टाचार को भाषण देकर बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि व्यवस्था में बदलाव लाकर ही भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। रक्षा मंत्री आगे कहते हैं कि भारत का इतिहास रहा है कि हमने कभी दुनिया के किसी देश पर न आक्रमण किया और न ही दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन भारत को कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत में वो ताकत है कि भारत बाउंड्री के इस पार और उस पार जाकर मार सकता है। जब तक हमारी सरकार है, हम अपनी भारत माता को निराश नहीं होने देंगे। भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। हमारे पास सीमा पार करके या सीमा से हमला करके दोनों पर हमला करने की क्षमता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश का मतदाता इस बार नया इतिहास लिखने जा रहा है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए प्रचार थम चुका है और राजनीतिक दल और नेता अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव के पहले 5 चरण से पता चलता है कि राज्य के मतदाता नया इतिहास लिखते हुए भाजपा की दोबारा से सरकार बनाने जा रहे हैं और इस बार पिछले 30-40 साल से चली आ रही प्रथा को जनता तोड़ देगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में बमबारी में जान गंवाने वाले भारतीय छात्र के पिता से पीएम मोदी ने की बात और जताया दुख। जी हां दोस्तों, युद्धग्रस्त यूक्रेन में बमबारी में मंगलवार को भारतीय छात्र की मौत हो गई। भारतीय छात्र की मौत से देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञान गौदर के पिता से आज बात की है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 6वां दिन था और रूस ने यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर हमले तेज कर दिए। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी की ओर बढ़ रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने यूक्रेन मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले विदेश मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए छात्र की मौत की पुष्टि की थी। मंत्रालय ने ट्वीट किया कि अत्यंत दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि सुबह खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हर हाल में आज ही राजधानी कीव को छोड़ दें भारतीय। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद इंडियन एम्बेसी ने जारी कर दी एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थिति बिगड़ती जा रही है और इस बीच वहां फंसे भारतीयों को सख्त एडवाइजरी जारी हुई है। इसमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक और छात्र कीव को आज ही छोड़ दें। कहा गया है कि कीव छोड़ने के लिए जो साधन उनको मिले उसे तुरंत पकड़कर वो वहां से निकल लें। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है कि ट्रेन या जो भी यातायात का साधन मिले उसे पकड़कर लोग कीव से आज ही निकल जाएं। रूसी सेना तेजी से कीव की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की तरफ से अब बेहद बड़ा मिलिट्री काफिला भेजा गया है और रूस का 40 मील लंबा काफिला कीव की तरफ बढ़ रहा है। रूसी हमले के बाद से अब तक यूक्रेन की तरफ भेजा गया ये सबसे बड़ा मिलिट्री काफिला है और इससे पहले तक भेजे गए रूसी काफिलों का साइज 3 मील तक रहा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आर पार की जंग के मूड में पुतिन। सैटेलाइट तस्वीरों में कीव के बाहर दिखा 64 किलोमीटर लंबा रूसी काफिला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद रूस ने संभवतः कीव पर बड़ा धावा बोलने की तैयारी कर ली है। रूसी सेना का विशाल काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी कंपनी मैक्स टेक्नोलॉजी ने उपग्रह तस्वीरों के जरिए ये खुलासा किया है। ये काफिला 64 किलोमीटर लंबा बताया गया है। कीव पहले ही कई रूसी हमलों को विफल कर चुका है और इसे देखते हुए लग रहा है कि रूस ने अब इस पर कब्जे की निर्णायक तैयारी कर ली है। ये काफिला उत्तर कीव की ओर जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला। ऑपरेशन से जुड़ेगा भारतीय वायुसेना। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के रेस्क्यू के लिए मोदी सरकार ने तैयारी की है और आपको बता दें कि प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय लोगों के इवैक्यूएशन की कोशिशों को और स्केल अप करने के लिए पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन से जोड़ने के लिए बोला है। वायुसेना के हवाई जहाजों के जुड़ने से भारतीय लोगों के लौटने की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी तथा उनके आंकड़ों में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही साथ
साथ भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री भी और रफ्तार से पहुंच जाएगी। भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमान आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान आरंभ कर सकते हैं। अभी तक एयर इंडिया द्वारा भारत के रेस्क्यू मिशन को चलाया जा रहा था, उसी के माध्यम से यूक्रेन में फंसे कई भारतीय नागरिकों की वतन वापसी संभव हो पाई है। किंतु अब यूक्रेन में हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रही है। वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में आ गई है।